बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5. Your subject is General Science. We are going to start chapter number 2, Microorganisms. The heading of the chapter is Microorganisms. Now we will start work for day 3. Students, open your book, page number 24. Have you opened your books? स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कंप्लीट किया था, जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई को हमने डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट करना है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज डिकम्पोजर्स। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें कंज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो हर जगह पर वेस्ट हमें बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि उसे ब्रेक डाउन करने वाले नहीं होंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मटेरियल में और उसके बाद उसे कंज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इनका रोल पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज डिकम्पोजर्स। During decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. Students, बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो फूड में हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह जैसे डेड बॉडीज़ हैं तो डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई उस डेड बॉडीज़ के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। द ऑर्गेनिज़म्स विच डू डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। The organisms which do decomposition are called decomposers. The rate of decomposition increases with increase in temperature, humidity and oxygen. Students, decomposition का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हमें चाहिए। जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा
तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी है तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रेड है, तो स्टूडेंट्स ब्रेड को अगर उन पे थोड़ी सी भी नमी आ जाएगी तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करेंगे और आपको वो ब्रेड जो है वो रोटन होती हुई नज़र आएगी, यानी वो ग्रीन और ब्लैक सी लेयर उसके ऊपर आ जाएगी फंगस की और डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स को आप उनमें भी अगर थोड़ी सी भी नमी आ जाती है, वो मॉइस्ट हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर मोल्ड, जो कि कल हमने फंगस की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, मोल्ड जो कि माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, वो उसके ऊपर अटैक करेगी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब वो डीकम्पोजर्स उस फ्रूट को डीकम्पोज करना शुरू करेंगे, ब्रेक डाउन, तो आप देखते हैं कि वो उतना हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाता है और हम ये कहते हैं कि फ्रूट जो है वो ख़राब हो गया है, इस पे फंगस लग गई है। तो स्टूडेंट्स, फंगस जो है वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रेड 2-3 वीक तक भी अगर फ्रिज में पड़ी हुई है और ह्यूमिडिटी नहीं है तो वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए भी कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी भी मॉइस्ट होगी आपके फ्रूट्स, या इवन आप अगर रोटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, रोटी भी अगर थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए या नमी आ जाए तो वो कुछ ही लम्हे बाद जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और उसके ऊपर फंगल अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई अपना अटैक शुरू करते हैं और उसे डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स में पढ़ा कि डीकम्पोजर्स क्या हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है जब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन, ये फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, तो ये रिएक्शन भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स दिस प्रोसेस बिकम्स ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है तकलीफ दे या मुश्किल फॉर अस। बाज़ औक़ात ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। इस लाइन से मुराद है कि बाज़ दफ़ा डीकम्पोजर्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स की सब हेडिंग्स में हम पढ़ेंगे यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स, अब डीकम्पोजिशन को हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये हमारे लिए यूज़फुल है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। देन हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। बाय डीकम्पोजिशन, द कॉम्प्लेक्स मैटर प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ plants and animals breaks into simple components. During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back in the environment. स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जैसे डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, अब ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। सबसे पहले जो डेड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है
उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल कंपोनेंट में। During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back in the environment. स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन के दरमियान मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ हैं उनके यानी कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल मटेरियल में या कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस एनवायरनमेंट में वापस चली जाती हैं। यानी ब्रेकडाउन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं और वापस हमारी एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। The producers, for example, plants use these simple materials again to make their food. Students, अब plants इस simple material को दोबारा जो है वो खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं यानी कि खादें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज हुआ होगा तो उसके बाद वो दोबारा से प्लांट्स में अगर हम फर्टिलाइज़र में मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो प्लांट्स के लिए रखेंगे और प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे, तो दोबारा से ये एक साइकिल चलेगा जिसमें डीकम्पोजिशन हुई, प्लांट्स ने दोबारा उस मटेरियल को यूज़ किया फूड बनाने के लिए। इसी तरह फिर जब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेड हुए, फिर डीकम्पोजिशन हुई, तो ये एक पूरा साइकिल चल रहा है डीकम्पोजिशन का। तो ये एक यूज़फुल वे भी है कि डीकम्पोजर्स रिसाइकल द मैटर ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द environment. If decomposers do not exist, अगर decomposers जो हैं वो exist ना करते, it is impossible to break down dead organisms into their simple components to make these a part of the ecosystem. स्टूडेंट्स, अगर ये डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट ना करते तो ये इम्पॉसिबल था कि जो डेड ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता और हमारे इकोसिस्टम का वो हिस्सा होते। तो स्टूडेंट, इस वजह से वेस्ट मटेरियल, डेड बॉडीज़, ये सब कुछ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता जाता अगर डीकम्पोजर्स ना होते। क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स वगैरह की अगर बात करें तो प्लांट्स का जो डेड मटेरियल है, जैसे पत्ते जो हैं वो गल सड़ जाते हैं यानी डीकम्पोज हो जाते हैं, तो हम उसी को दोबारा फर्टिलाइज़र्स में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रिसाइकल हो गया कि डीकम्पोजर्स जो डेड मटेरियल है वो दोबारा प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फूड बनाने के लिए, और फिर अगर वो डेड होते हैं फिर वो नए प्लांट्स के लिए फूड बनाने में काम आएगा। तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में प्ले करते हैं, जिसमें वो जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने पढ़ना है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। Harmful effects of decomposition. By decomposition, the complex microorganisms damage food and wood by the process of decomposition. अब स्टूडेंट्स, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है?
What are the harmful effects of decomposition? स्टूडेंट्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ decomposition बताएंगे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हमारी फूड और वुड को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं decomposition के ज़रिए। बिकॉज ऑफ दैम मिल्क इज़ स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है ख़राब होना। ब्रेड गेट्स मोल्ड, जो ब्रेड है यानी कि डबल रोटी, उसके ऊपर जो है हम कहते हैं फंगस लग गई है। ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से, मॉइस्ट होने की वजह से उसके ऊपर एक ग्रीन और ब्लैक सी लेयर आ जाती है जिसे हम मोल्ड कहते हैं। मोल्ड जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। फ्रूट और वेजिटेबल्स आर डिकम्पोज्ड। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर भी ग्रीन और ब्लैक सी लेयर्स आ जाती हैं, स्पोर्स की तरह लग रहा होता है हमें, तो वो जो है वो मोल्ड हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर फंगस लग जाती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई का हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इज़ इट क्लियर? स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाट आर डीकम्पोजर्स, राइट यूजफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन, व्हाट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। नाउ डिजीज़ेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Diseases caused by microorganisms. Many microorganisms are a cause of diseases in plants and animals. Students, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। The microorganisms that cause diseases in their hosts are called pathogens. Pathogens हैं वो disease causing organisms हैं जो कि disease cause करते हैं, उन्हें हम pathogens कहते हैं। तो students, ये भी एक short question बन सकता है, what is a pathogen? The diseases that occur due to them are called infections or infectious diseases. Students, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं तो हम इन्हें पैथोजन कहते हैं। अब ये डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म तक। द इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज़म टू द अदर। स्टूडेंट्स, अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म में वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, अब ये क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, हम इनकी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। अब जो वायरसेस हैं वो क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो वायरसेस हैं वो नॉन लिविंग थिंग पर हैं, तो वो डेड हैं और वो कोई आपको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर एंटर होंगे तो वो जो है इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जैसे कोविड-19 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये डिजीज़ेस पढ़ रहे हैं जो कि वायरसेस की वजह से स्प्रेड होती हैं। हेपेटाइटिस, फ्लू, पोलियो, कोविड-19, मीज़ल्स एंड मम्प्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, मीज़ल्स कहते हैं खसरे को और मम्प्स कान फेड़े, यानी आपकी जो यहाँ पर कान के पास है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड्स की, जिन्हें हम मम्प्स कहते हैं। ये भी वायरस की वजह से ही बीमारी फैलती है।
डिजीज़ेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निमोनिया भी स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारा एक लंग इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम निमोनिया कहते हैं। अगर हमारे दोनों लंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हम इसे डबल निमोनिया कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इसी तरह टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है बीमारी। कॉलरा, जिसे हम हैज़ा कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, तपेदिक, ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही स्प्रेड होती है। डिजीज़ेस कॉज्ड बाय फंजाई। स्टूडेंट्स, अब कुछ डिजीज़ेस जो हैं वो फंजाई की वजह से फैलती हैं, जैसे रिंगवर्म। आप पिक्चर में देख सकते हैं एथलीट्स फुट इसमें, और रिंगवर्म आप साथ देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर बिल्कुल गोल गोल से जो हैं वो रिंगवर्म्स हैं, रिंगवर्म। और स्मट एंड रस्ट। स्टूडेंट, स्मट कहते हैं, ये एक ब्लैक पाउडर जो है ना वो मैस होता है, स्पोर्स नहीं होते जैसे बहुत छोटे छोटे स्पोर्स का मैस होता है, ब्लैक पाउडरी मैस होता है ये। और ये ज़्यादातर जो है वो सीरियल्स के ऊपर लगता है, स्पेशली सीरियल्स में ये जो है स्मट, ये डिज़ीज़ कॉज करता है। तो आप स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं यहाँ पर गंदुम जो है इसके ऊपर यानी वीट, इसके ऊपर जो है स्मट ने अटैक किया है, यानी जो फंजाई है, फंगस, स्मट की ही एक फंगस जो है वो एग्जाम्पल में आएगा इसके, स्मट और रस्ट भी। स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल आप आगे भी जाके बड़ी क्लासेस में बड़े लेवल पर पढ़ेंगे कि स्मट और जो रस्ट है ये दोनों फंगस की ही एक टाइप हैं, यानी फंजाई की एग्जाम्पल में आती हैं। लेकिन जब हम फंजाई की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम फिर इसको फर्दर पढ़ते हैं। तो अभी आपके लेवल पर आपने याद रखना है कि ये जो है ब्लैक पाउडरी मैस है जो कि स्पोर्स की तरह का है, और ये स्पेशली सीरियल्स पर जो है वो अटैक करती है, और ये ब्लैक कलर का पाउडरी मैस है। इसी तरह रस्ट है, आप देख सकते हैं लीफ के ऊपर ऑरेंज और येलो कलर के स्पॉट्स हैं, तो ये रस्ट है जो कि लीव्स वगैरह के ऊपर आपको नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिजीज़ेज़ हैं जो कि फंजाई कॉज करती हैं। Here is an activity 2.2. When a boy came home from school, he felt hungry. He saw raw chicken in the kitchen. He took a piece of chicken, but put pepper and salt on it, cooked and ate it while watching TV. Students, एक बच्चा जो था, लड़का, वो घर आया स्कूल से, बहुत भूखा था, उसे यानी भूख महसूस हो रही थी, तो उसने रॉ चिकन किचन में देखा और उसे उसका एक पीस पकड़ा, उस पर सॉल्ट और पेपर डाला, यानी सॉल्ट नमक और पेपर काली मिर्च डाली, और उसके बाद उसे पकाया और टीवी देखते हुए खा लिया। एट मिडनाइट ही गॉट अप ड्यू टू डायरिया, फीवर एंड स्टमक पेन। और रात के यानी कि दरमियान में 12 बजे के करीब, मिडनाइट, उस टाइम पे वो उठा, उसे डायरिया हो रहा था, फीवर और स्टमक में पेन। इन हिज स्कूल देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ डायरिया। अब इसके स्कूल में जो है वो एपिडेमिक ऑफ डायरिया यानी डायरिया की जो डिज़ीज़ है वो फैली हुई थी। सो हिज मदर मेट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। उसकी जो अम्मी थी वो फिर प्रिंसिपल से मिली स्कूल के। उन्होंने उनसे पूछा कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि जो कैंटीन में आइटम्स सेल हो रही हैं तो उनमें क्या कोई ख़राबी तो नहीं है, क्या रीज़न है कि ये एपिडेमिक आपके स्कूल में फैला हुआ है। यानी कि ये वो डिज़ीज़ जो कि फैल जाती है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म तक, और वबाई मर्ज़ जिसे हम कहते हैं, एपिडेमिक डिज़ीज़। तो डायरिया उसके स्कूल में स्प्रेड हुआ था। उसकी अम्मी ने जाकर प्रिंसिपल से कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि कैंटीन पे किस किस्म की चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये वजह है कि हमें जो है वो एक तो हेल्दी फूड खाना चाहिए,
और अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे, कुछ वेज़ हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 3। Students of class 5, now we will start work for day 4. Students, previous lecture में हमने complete किया था role of microorganisms as decomposers. आज हम start कर रहे हैं spread of infectious diseases and transmission to, यानी कि infectious diseases का किस तरह फैलती हैं वो और ट्रांसमिट होती हैं एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। स्टूडेंट्स, spread of infectious diseases and transmission to ह्यूमन्स। अब ये कुछ डिजीज़ हैं, एयरबॉर्न डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़, फूड बॉर्न डिजीज़, एनिमल बॉर्न डिजीज़ एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25. Spread of infectious diseases and transmission to humans. The 5 main ways for the transmission of infectious diseases. Number 1, airborne diseases. Number 2, waterborne diseases. Number 3, foodborne diseases. And number 4, animal-borne diseases. Number 5, transmission of diseases through direct contact. Students, we will discuss one by one. First of all, airborne diseases. स्टूडेंट्स, एयर हवा को कहते हैं। अब ऐसी बीमारी जो कि हवा में पैदा हो रही है और हवा में पैदा होने के बाद वो किस तरह ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीज़ेस। व्हेन अ पेशेंट ऑफ any particular infectious disease like coughs, sneezes or talks, then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in the air. Students, हम एयरबॉर्न डिजीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, जैसे एक पेशेंट है उसे खांसी भी आ रही है, छींकें भी हैं यानी कि स्नीजिंग भी, कफिंग भी, और जब वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से बात कर रहा है तो जो उसके मुंह से उस टाइम पे बैक्टीरिया और वायरसेस रिलीज़ हो रहे हैं तो वो हवा में जाकर यानी एयर में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। और जब कोई एक हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेगा तो क्या होगा कि वो पैथोजेंस जो कि डिजीज़ कॉजिंग
जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। When a healthy person breathes in the air, these pathogens enter his body and he becomes sick. तो स्टूडेंट्स, ये पैथोजेंस जब एक हेल्दी पर्सन के उस हवा में सांस लेने से जो हैं वो उसके अंदर एंटर हो जाएंगे और ये पैथोजेंस जो कि डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो बीमार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ यानी कि जो वबाई बीमारी है, ये किस तरह हमारे यानी कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गई। हमने एयरबोर्न डिज़ीज़ अभी पढ़ा, जिसमें यानी कि एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो है जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ये पर्सन यानी कि एक पेशेंट जिसे यानी कि खांसी भी हो रही है और वो छींकें आ रही हैं, तो क्या होगा कि उसके जो मुंह से वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो हवा में जाएंगे और डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। और जब एक हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेगा तो वो जो पैथोजेंस हैं उसके अंदर एंटर हो जाएंगे और वो बीमार हो जाएगा। सच इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉल्ड airborne diseases. For example, COVID-19, flu and TB. स्टूडेंट्स, जो हम इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं कोविड-19, स्टूडेंट्स, इसमें भी यही है कि आप 6 फीट तक जो है वो डिस्टेंस रखें और अगर कोई छींक रहा है, एक तो मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि अगर कोई खांसी कर रहा है या छींक रहा है तो उसके जो जर्म्स हैं यानी बैक्टीरिया और वायरसेस वो हवा में ना जाएं। अगर वो डिस्पर्स होंगे, हेल्दी पर्सन उसमें इनहेल करेगा ब्रीथ, जिसकी वजह से वो सारे पैथोजेंस उसमें एंटर हो जाएंगे और वो बीमार हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वजह से ये कोविड-19, फ्लू और टीबी ये एयरबोर्न डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं। नाउ वाटरबोर्न डिजीज़। अब स्टूडेंट्स, ऐसी डिजीज़ जो कि पानी में पैदा हो रही हैं और वो ट्रांसमिट किस तरह होती हैं ह्यूमंस में। द पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। स्टूडेंट्स, जो पैथोजन हैं कुछ, वो किस तरह ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को। अब ये पैथोजेंस पानी के ज़रिए कुछ डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस में। सच डिजीज़ अकर व्हेन समवन यूजेस polluted water for ड्रिंकिंग और इन फूड। अगर आप polluted या contaminated वाटर या फूड इस्तेमाल करेंगे तो जो पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पानी के अंदर और आपकी फूड के अंदर एंटर होंगे, और जब हम वो पानी पिएंगे या वो फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और हमें बीमार करेंगे। तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो कि पानी में पैथोजेंस जो हैं वो डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं पोल्यूटेड वाटर में। जब हम वो ड्रिंक करेंगे, पिएंगे, तो क्या होगा, वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होंगे और जिस वजह से हम लोग इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीज़ ऑफ आइज़ एंड स्किन आर वाटर बोर्न डिजीज़। स्टूडेंट्स, इसी तरह डायरिया और टाइफाइड जो कि हमने पढ़ा था कि जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से फैलता है, बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, जो डायरिया है और टाइफाइड ये हमारे लिए जो है वो हमारे अंदर यानी ह्यूमंस में ये डिज़ीज़ कॉज होती है, डायरिया और टाइफाइड। ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इसी तरह अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर या पोल्यूटेड वाटर जो है वो अपने
आपको क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे तो उससे हमारी आँखें और हमारी स्किन भी अफेक्ट होगी। तो इस वजह से ये वाटर बॉर्न डिजीज़ में हमने पढ़ा कि पोल्यूटेड वाटर में जो पैथोजेंस मौजूद हैं वो डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं। तो जब हम वो वाटर पिएंगे या फूड खाएंगे तो वो पैथोजेंस हमारे अंदर एंटर हो जाएंगे और डिज़ीज़ कॉज करेंगे। नाउ फूड बॉर्न डिजीज़। अब हमारी फूड के अंदर जो पैथोजेंस मौजूद होंगे वो डिजीज़ कॉज करेंगे। पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज़ आर प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है आलूदा, यानी पैथोजेंस जो हैं वो कुछ जो कि कंटेमिनेटेड फूड में मौजूद हैं। अब जब हम वो फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और डिज़ीज़ कॉज करेंगे। ऑन ईटिंग सच टाइप्स ऑफ फूड, these pathogens enter human body and cause diseases such as cholera, hepatitis and typhoid. स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि फूड बॉर्न डिजीज़ यानी जो कंटेमिनेटेड फूड है, जब हम वो फूड खाएंगे तो पैथोजेंस जो कि उस कंटेमिनेटेड फूड में मौजूद हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे और डिज़ीज़ कॉज करेंगे। और कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करेंगे? कॉलरा, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड। एनिमल बॉर्न डिजीज़। Some animals also transmit pathogens from one human to the other. For example, when mosquito bites and sucks blood of a patient of malaria or dengue, it takes pathogens from patient. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है कि एनिमल्स की वजह से किस तरह डिजीज़ फैल रही है। अब कुछ एनिमल्स क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे डिजीज़ को। जैसे कुछ पैथोजेंस जो हैं वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल है एक मस्कीटो की। अगर एक मस्कीटो बाइट करता है और सक करता है ब्लड एक मलेरिया और डेंगू के पेशेंट का, और उसके बाद वही मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो वो मलेरिया और डेंगू के पेशेंट के जो पैथोजेंस उसने उनमें से लिए वो ट्रांसमिट कर देगा हेल्दी पर्सन में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो एनिमल बॉर्न डिजीज़ है वो पैथोजेंस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो जाएंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? एक मस्कीटो अगर एक पेशेंट के जो है वो ब्लड को सक कर रहा है और वही मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है या उसके ब्लड को सक करता है, तो वो उन पैथोजेंस को हेल्दी पर्सन की ब्लड में ट्रांसमिट कर देगा, जिसकी वजह से वो भी सिक हो जाएगा। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेयर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ 2.3. डू यू वांट टू नो हाउ फार germs कैन ट्रैवल ऑन कफिंग एंड स्नीजिंग? स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह जर्म्स जो हैं वो इतनी दूर ट्रैवल करते हैं जब हम खांसी करते हैं या छींकते हैं? कफिंग एंड स्नीजिंग। फॉर दिस यू विल नीड अ बैलून, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर और ग्लिटर्स। पुट द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स इनसाइड द बैलून। स्टूडेंट्स, अब ये एक्टिविटी है जिसके ज़रिए आप ये जान सकेंगे कि जो हमारे जर्म्स हैं जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो वो कितनी दूर ट्रैवल करते हैं और किस तरह स्प्रेड होते हैं हमारे एयर में। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है बैलून, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर और ग्लिटर्स।
या आप छोटे छोटे पेपर्स जो हैं पेपर के पीसेस ले लीजिए या ग्लिटर ले लें। इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ ले सकते हैं। अब आपने उन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स को बैलून के अंदर डालना है। देन इन्फ्लेट द बैलून। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना या फूलना। तो आप जब आपने बैलून लिया, उसमें छोटे छोटे पेपर के पीसेस को डाला और उसके बाद जब उसे फुलाया और उसके माउथ को पहले अपनी फिंगर्स के साथ 2 फिंगर्स के साथ जो है वो बंद कर दें। उसके बाद नाउ ओपन द माउथ ऑफ द बैलून। व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, जो पेपर के पीसेस हैं वो स्कैटर्ड आउट हो जाएंगे। इससे हमें ये पता चला कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे जर्म्स भी इस पेपर की तरह हमारी एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। इज़ इट क्लियर? ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं और जब आप स्कूल आएंगे तो हम स्कूल में भी इस एक्टिविटी को करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन डेली लाइफ। अब स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो रोल है वो क्या है? डेली लाइफ में हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज़ मेकिंग फूड आइटम्स। अब फूड आइटम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ होते हैं। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी अब हम अगर अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 27, यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन एवरीडे लाइफ। All microorganisms are not harmful. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अगर हार्मफुल हैं तो यूज़फुल भी हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो यूज़फुल भी हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का अपनी डेली लाइफ में जो वो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, मेकिंग फूड आइटम्स। अब जो हम फूड आइटम्स बना रहे हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट्स आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और यीस्ट। स्टूडेंट्स, यीस्ट जो है वो फंजाई की एग्जाम्पल है और ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ये यूज़ होती हैं दोनों, बैक्टीरिया और यीस्ट। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड चीज़ while bacteria are used in making yogurt. तो स्टूडेंट्स, जो हम दही बनाते हैं दूध से, उसमें बैक्टीरिया कुछ यूज़ होते हैं जो कि दूध से दही बनाने में काम आते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो यीस्ट है उसे हम ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं वो योगर्ट और ब्रेड, चीज़ बनाने में काम आते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.4। अब यहाँ पर टेक फ्लोर इन अ पॉट, मिक्स यीस्ट, शुगर एंड वाटर इन इट एंड मेक अ डो। अब आपने जो है डो बनानी है जिसमें आपको एक फ्लोर लेना है एक पॉट में, यीस्ट मिक्स करनी है, शुगर और वाटर। उसके बाद कुछ क्वांटिटी आपने एक दूसरे पॉट में लेनी है जिसमें फ्लोर लेना है, उसमें आपने सिर्फ शुगर मिक्स करनी है।
और डो बनानी है। आप देखेंगे दोनों पॉट्स को फिर कुछ देर के लिए आप छोड़ दें, कवर कर दें, और उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो क्वांटिटी है दोनों पॉट्स में डो की वो डिफरेंट है। यीस्ट क्या करती है, फ्लफ़ करने में, यानी कि मटेरियल को फ्लफ़ी बनाने में जो है वो काम आती है, और उसे फुलाने में। तो स्टूडेंट्स, जब आपने दो पॉट्स लिए, एक में यीस्ट के साथ आपने डो बनाई और एक में विदाउट यीस्ट, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया स्टूडेंट्स? आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिस पॉट में हमने डो मिक्स की थी, यीस्ट मिक्स की थी डो में, तो उसमें हमने देखा कि वो फूली हुई है, यानी फ्लफ़ी है, और जो दूसरा पॉट है जो विदाउट यीस्ट है, उसकी जो डो है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहले थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया कुछ घंटों बाद भी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो यीस्ट है वो फ्लफ़ी करती है मटेरियल्स को। हमारी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये पिज़्ज़ा वगैरह के लिए डो यूज़ होती है, तो वो इसी वजह से, यीस्ट की प्रेजेंस की वजह से ही वो फ्लफ़ी बनता है। इसी तरह केक वगैरह के अंदर भी यीस्ट डलती है जो कि उसे फ्लफ़ी बनाती है। नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। You know that some bacteria can decompose dead bodies. Such bacteria can also be used to decompose toxic materials present in sewage and industrial waste water. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, इसी तरह कुछ बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, जैसे टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं, हम उन्हें भी क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उन्हें डिकम्पोज कर सकें, ताकि वो आगे नुकसान ना पहुंचा सके। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर 3, मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स। अब स्टूडेंट्स, हम यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन डेली लाइफ पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने मेकिंग फूड आइटम्स पढ़ा, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक यूज़फुल रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का फूड आइटम्स में भी, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, और थर्ड एंड लास्ट इज़ मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मेडिसिन्स बनाने में भी काम आते हैं। Fungi and bacteria are used to make antibiotics. स्टूडेंट्स, फंजाई और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं वो हमारे अंदर जो डिज़ीज़ कॉज हो रही है उसे किल करने के लिए, और इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो रोकने के लिए यूज़ होती हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे अंदर डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से हम बनाते हैं, और वो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जो हमारे अंदर डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करने के लिए, और इनहिबिट करने के लिए हम ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से हमने बनाई हैं। डू यू नो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? इट वॉज डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम अ टाइप ऑफ फंजाई नॉन एज पेनिसिलियम। स्टूडेंट्स, अब ये एक फ़र्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई वो पेनिसिलिन उसका नाम है एंटीबायोटिक का, और हमने ये फंजाई की एक टाइप है पेनिसिलियम, उससे हमने ये बनाई है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है? फंजाई की एक टाइप है पेनिसिलियम, वहाँ से हमने इसे डिराइव किया,
और पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। एक्टिविटी 2.5 टेक अ डीप प्लेट एंड पोर वाटर सो दैट 1 इंच ऑफ योर फिंगर डिप्स इनटू इट। यानी आपने एक डीप प्लेट लेनी है, उसमें पानी डालना है और आपने अपनी फिंगर डिप करनी है, तो 1 इंच तक जो है वो आपकी फिंगर उसमें डिप होनी चाहिए। नाउ स्प्रे पाउडर्ड ब्लैक पेपर ऑन इट। स्टूडेंट्स, आपने स्प्रे पाउडर लेना है ब्लैक पेपर का और उसमें डालना है, स्प्रे करना है। डिप योर फिंगर इनटू इट। अब आपने दोबारा अपनी फिंगर को उसमें डिप करना है। द ब्लैक पेपर विल एडहियर टू योर फिंगर। एडहियर का मतलब है यहाँ पर चिपक जाना, स्टिक। तो जो ब्लैक पेपर है वो आपकी फिंगर के साथ एडहियर हो जाएगा, चिपक जाएगा। पुट अ गुड क्वांटिटी ऑफ सोप ऑन योर फिंगर। अब आपने जो है वो अपनी फिंगर को अच्छी क्वांटिटी के जो है वो सोप से लेना है। अगेन डिप द